आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में सोशल सेक्टर में बेरोजगारी के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। तो बेरोजगारी के बारे में हम लोग जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है और वर्तमान समय में कोविड-19 के बाद तो आप जानते हैं कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर भारत में सामने आई है। हालांकि बेरोजगारी की बात अगर हम करते हैं तो बेरोजगारी की समस्या भारत में शुरू से ही रही, लेकिन समय के साथ इसे माना गया था कि जैसे जैसे देश में आर्थिक समृद्धि होगी वैसे वैसे बेरोजगारी की दर जो होगी वो कम होती चली जाएगी। आमतौर पर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश के आयोजक ये मानते थे कि भारत में ट्रिकल डाउन इफेक्ट का थ्योरी जो होगा वो कार्य करेगा, यानी समृद्धि का लाभ जो होगा वह समाज में रिस कर सभी वर्गों तक पहुंच जाएगा, जिससे देश में गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता जैसी समस्या अपने आप क्या होगी, समाप्त होती चली जाएगी और इससे देश का सामाजिक ढांचा मजबूत और समृद्ध होता चला जाएगा। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना बनाया गया तो लगभग हर योजना में बेरोजगारी को हिट करने की बात की गई और ये माना गया, आयोजक मानते थे कि समृद्धि ही जो होगी वो बेरोजगारी को अपने से सुलटा लेगी। इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि योजना में पूर्ण रोजगार का लक्ष्य तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से ही रखा जाने लगा था, लेकिन कभी भी इसके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया। पहली बार हम लोग ये देखते हैं कि 1973 में योजना का मूल्यांकन किया गया, या आप यूं कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मूल्यांकन किया गया कि आखिर में जो समृद्धि हुआ है उसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, या हम अपने सभी टारगेट को हिट करने में कामयाब हैं या नहीं, इस चीज को लेकर मूल्यांकन किया गया। जब मूल्यांकन किया गया तो यह देखा गया कि योजना के दौरान भारत में आर्थिक समृद्धि की दर जो थी वो तो बढ़ गई, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी की समस्या जो थी वह घटने के जगह कुछ न कुछ क्या हो गई, बढ़ गई। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि गरीबी और बेरोजगारी जो है वह घटती नहीं है। इसी समय यह माना गया, या आयोजक ये मान लेते हैं कि देश में आर्थिक समृद्धि ही केवल जो है वो बेरोजगारी और गरीबी जैसी मूलभूत समस्या को समाप्त नहीं कर सकती। इसीलिए हमारे देश में हम लोग ये देखते हैं कि जब 5वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई तब उसमें गरीबी उन्मूलन को एक लक्ष्य बनाया गया और इसी समय गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और इसी समय हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की घोषणा की जाती है और इसी समय से यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना से हम लोग ये देखते हैं कि गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन के लिए सरकार जो होती है वह अलग से यानी विशेष कार्यक्रमों की घोषणा करना शुरू कर देती है। आप जानते हैं कि इसी समय हमारे देश में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की जाती है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इसी समय शुरू किया जाता है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की घोषणा की जाती है। इसी तरीके से 1979 में ट्राइसेम की घोषणा की जाती है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि 1978 में नेरेप की घोषणा की जाती है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की घोषणा की जाती है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि 1983 में रिलेक्ट यानी रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की घोषणा की जाती है। ये सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इन सारे कार्यक्रमों का उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्या से भारत से गरीबी तथा बेरोजगारी जैसी समस्या को मुक्त कराया जाए। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम हमारे देश में 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से विशेष कार्यक्रमों के रूप में चलने लगे। लेकिन अभी तक हम लोग ये देखते हैं कि लगभग 6ठी पंचवर्षीय योजना तक हम लोग ये देखते हैं कि भारत में जितने भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं ये सब अल्पकालिक कार्यक्रम होते हैं और इन कार्यक्रमों से हमारे देश में बहुत हद तक गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या कम भी होती है। लेकिन फिर भी हम लोग ये देखते हैं कि जिस स्तर तक इसमें कमी आनी चाहिए वो नहीं हो पाई।
इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में 1989 में यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम समयों में हमारे देश में 1989 में 2 बृहद या विस्तृत गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए गए। एक का नाम है जवाहर रोजगार योजना और दूसरे का नाम है नेहरू रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए चलाया गया और नेहरू रोजगार योजना शहरी क्षेत्र में गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए चलाया गया। मूलतः हम लोग ये देखते हैं कि गरीबी की समस्या जो थी वो शहरी इलाकों से थी, इसी तरीके से बेरोजगारी की जो मूल जड़ है वह ग्रामीण इलाकों से संबंध रखती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र पर ही सही हिट करना ज्यादा जरूरी था, लेकिन फिर भी सरकार हम लोग ये देखते हैं कि शहरी क्षेत्र में भी इन कार्यक्रमों को चला देती है ताकि देश के किसी भी हिस्से में गरीबी और बेरोजगारी के स्तर को हर लेवल पर कम किया जा सके। और इन कार्यक्रमों से हम लोग ये देखते हैं कि सरकार बहुत हद तक गरीबी और बेरोजगारी को कम करने में मदद भी प्राप्त करती है। आप जानते हैं कि 1993 में जो एनएसएसओ अपना डेटा देता है उसमें गरीबी अनुपात कम हो जाती है, इसी तरीके से बेरोजगारी की दर जो होती है वह भी कम हो जाती है। इसी तरीके से 1999-2000 का जो डेटा दिया जाता है एनएसएसओ का, उसमें भी यह बताया जाता है कि गरीबी अनुपात भारत में कम हो जाती है, लेकिन बेरोजगारी की दर अगर देखी जाए तो उस अनुपात में इसमें गिरावट नहीं हो पाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि 91 में हमारे देश में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी अडॉप्ट की गई और न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में ढांचागत बदलाव किया गया और इस ढांचागत बदलाव की वजह से हम लोग ये देखते हैं कि जिस स्तर तक रोजगार के अवसर को सृजित होना चाहिए था वो नहीं हुआ। फिर हमारे देश में हम लोग ये देखते हैं कि रोजगार की अधिकांश संभाव्यता अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में है, लेकिन आप जानते हैं कि 90 के बाद यानी नई आर्थिक नीति के पश्चात हर योजना में एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट पर बल जरूर दिया गया, लेकिन वास्तविक रूप से हम लोग ये देखते हैं कि निजी निवेश को किसी भी सूरत में सरकार जो होती है वह ग्रामीण क्षेत्र में मोड़ नहीं पाती है, जिसकी वजह से रोजगार का पर्याप्त अवसर ग्रामीण क्षेत्र में सृजित नहीं हो सका। और हम लोग ये देखते हैं कि बेरोजगारी की समस्या 99-2000 में कम नहीं होती है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये रिपोर्ट आगे बढ़ता है। जब 2005-6 का डेटा देखते हैं तो वहां पर भी बेरोजगारी की दर हम लोग ये देखते हैं कि करीब 7.1% के आसपास बनी रहती है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि फिर 2012-13 का रिपोर्ट आता है। 12-13 में भी हम लोग ये देखते हैं कि बेरोजगारी की दर जो होती है वह थोड़ी बहुत बढ़ ही जाती है और यह बढ़कर 8.1% के आसपास हो जाती है। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में 2015 के बाद एनएसएसओ ने जो डेटा कलेक्ट किया उस डेटा को हमारे देश की सरकार को 2018 में पेश करना था, लेकिन वो हम लोग ये देखते हैं कि सरकार उसे पेश नहीं करती। लेकिन उसके डेटा के जो भी अंश उद्धृत किए गए हैं उससे स्पष्ट होता है कि भारत में हर स्तर पर बेरोजगारी की दर जो है वो तेजी से बढ़ी है। स्पेशली अगर देखा जाए तो 2017 के बाद हम लोग ये देखते हैं कि भारत में तमाम स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री जो होते हैं वो तेजी से बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 2016 में हमारे देश में नोटबंदी कर दी जाती है और नोटबंदी का जो असर होता है वो छोटे उद्योग धंधों पर ज्यादा होता है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट में जो कंजम्पशन जो उपभोग की स्तर होती है वह भी क्या होती है, कम हो जाती है। यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र इन दोनों क्षेत्र में हम लोग ये देखते हैं कि यह स्तर तेजी से घट जाती है। इससे भी यह अनुमान लगता है कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी इस काल में यानी 2015 से 20 के बीच में अगर देखा जाए तो इस अवधि में भारत में बेरोजगारी दर काफी बढ़ गई है। अब ये कितनी है ये तो रिपोर्ट ही स्पष्ट कर सकती थी, लेकिन चूंकि सरकार ने इसका रिपोर्ट प्रकाशित नहीं किया और रिपोर्ट न प्रकाशित करने की वजह से आपको डेटा नहीं दिया जा सकता और इसका तुलनात्मक अध्ययन भी नहीं किया जा सकता। तो बेरोजगारी हमारे देश में कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ी है। हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में कुछ चीजें तो हमारे बिल्कुल साथ ही चलती रही। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना को छोड़ दिया जाए तो शेष सभी पंचवर्षीय योजना में भारत को स्फीति का समस्या का सामना करना पड़ा। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि गरीबी और बेरोजगारी को हम जितना ही सुलझाने की कोशिश किए हम और उलझते चले गए। हालांकि एक हद तक हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में गरीबी को कम करने में मदद मिलती है, लेकिन फिर भी रोजगार के अवसर को पर्याप्त मात्रा में हम सृजित नहीं कर पाते।
जैसे हनुमंता राव और शास्त्री हैं, इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं सीएम दांत वाले हैं, इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि अन्य विशेषज्ञ हैं। इन विशेषज्ञों का मानना है कि देश में, जैसे हमारे देश में अगर देखा जाए ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो निर्माण क्षेत्र आता है। निर्माण क्षेत्र में रोजगार की संभाव्यता काफी बेहतर रहती है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार की पर्याप्त अवसर अब भारत में नहीं बचा हुआ है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आजकल हमारे देश में जितने भी इंडस्ट्री स्थापित हो रहे हैं वो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री स्थापित हो रहे हैं, और यहाँ ज्यादातर काम हम लोग ये देखते हैं कि हम अच्छे बेहतर मशीनों से कर लेते हैं, और जब काम मशीनों को मिलेगा तो निश्चित है कि हाथों की संख्या अपने आप क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रयोग किए हैं, और इन हाई टेक्नोलॉजी के प्रयोग की वजह से हम लोग ये देखते हैं कि हाथों को काम या लोगों को काम जो है जिस हिसाब से मिलना चाहिए था उस हिसाब से नहीं मिला। जबकि अगर श्रम शक्ति में वार्षिक वृद्धि देखेंगे तो यह काफी ऊंची है, जबकि रोजगार अवसर में वार्षिक वृद्धि हम लोग ये देखते हैं कि कम है। अगर भारत में पहले का डेटा जो एनएसएसओ का जो 2011-12 का डेटा था, यह स्पष्ट करता है कि भारत में श्रम शक्ति में वार्षिक वृद्धि लगभग 4.25% है, जबकि रोजगार अवसर में वार्षिक वृद्धि हम लोग ये देखते हैं कि 1% से भी कम है, जबकि इसके पहले अवधि में 1.08% थे, जबकि हम लोग ये देखते हैं कि 1% से भी थोड़ा सा कम है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि रोजगार अवसर में होने वाली वृद्धि को हम पर्याप्त मात्रा में जनरेट नहीं कर पाए। हालांकि आप जानते हैं कि 2005 में हमारे देश में मनरेगा ने बहुत काम किया, जिसे आरंभ में 2005 में नरेगा के नाम से शुरू किया गया, बाद में 2009 में मनरेगा कर दिया गया। इसने पर्याप्त मात्रा में रोजगार अवसर को सृजित किया। इससे बहुत हद तक हम लोग ये देखते हैं कि रोजगार, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या से सुलटने में हमें सहायता भी मिलती है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में जो श्रम शक्ति में वार्षिक वृद्धि थी, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यह भी कार्यक्रम जो होता है पर्याप्त नहीं है, जो भारत में बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सके। तो इस तरीके से भारत में बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या है। आप जानते हैं कि बेरोजगारी से सामाजिक ताना बाना जो होता है वो टूटने लगता है। इससे अर्थव्यवस्था की सामाजिक ढांचा जो होती है वो कमजोर होती है। समय के साथ बेरोजगारी का उन्मूलन होना चाहिए, या बेरोजगारी में क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। अगर हम बेरोजगारी को कम करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित है कि देश के सामाजिक ढांचा को बेहतर कर लेंगे। अब बेरोजगारी से समस्या क्या उत्पन्न हो सकती है? आप जानते हैं कि बेरोजगारी गरीबी को सीधे सीधे क्या करती है, बढ़ाती है। बेरोजगारी हम लोग ये देखते हैं कि जब लोगों के पास काम नहीं होता है तो लोगों के मन में असंतोष होता है, और ये असंतोष हम लोग ये देखते हैं कि कभी भी विद्रोह का रूप धारण कर सकता है, और इससे पूरा सामाजिक ताना बाना क्या हो सकता है, बिगड़ सकता है। इसी तरीके से जो लोग बेरोजगार होते हैं, एक तरह से उनके पास कोई काम नहीं होता, ये लोग खाली बैठे होते हैं। और एक जनरली जाहिर से वाजिब सी चीज है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, उसमें तमाम खुराफात भरे होते हैं। जो लोग बेरोजगार होते हैं, जब उन्हें काम नहीं मिलता है तो वो संपत्ति पर अधिकार करने के लिए किसी भी कानून का उल्लंघन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी हम लोग ये देखते हैं कि एक तो वह करप्शन की ओर बढ़ सकते हैं, दूसरा क्राइम की ओर भी वो बढ़ सकते हैं, तीसरा देश को हम लोग ये देखते हैं कि रिवोल्ट, देश को एक विद्रोह की ओर ले जा सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि चोरी है, डकैती है, लफंगई है, यहीं से क्या होती है, शुरू होती है। अगर समाज में इन सभी चीजों से निपटना है तो इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि बेरोजगारी जैसी समस्या को क्या किया जाए, कम किया जाए। बेरोजगारी कम करना, हम लोग ये देखते हैं कि बेरोजगारी कम करने का मतलब ये नहीं कि कुछ काम करने वाले लोगों को हमने काम दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब बेरोजगारी कम होगी तो अपने आप अर्थव्यवस्था या किसी भी राष्ट्र में सामाजिक ढांचा मजबूत होता है, और यह सामाजिक ढांचा मजबूत होता है तो निश्चित है कि देश आर्थिक विकास के पथ पर सर पर दौड़ना शुरू कर देता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये तो बेरोजगारी की एक आरंभिक पृष्ठभूमि हमने आपको बता दिया कि हमारे देश में क्या कुछ थोड़ा बहुत किया गया और ये किस प्रकार की समस्या है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेरोजगारी कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि बेरोजगारी हम लोग ये देखते हैं कि एक
सामाजिक समस्या है। यह समाज में अनेक प्रकार की नई विकृतियां उत्पन्न कर सकती है ना। तो बेरोजगारी एक प्रकार की क्या है, सामाजिक समस्या है। अब सवाल यह है कि पूरा राम कथा तो हमने भांस दिया, लेकिन हमने ये तो बताया ही नहीं कि बेरोजगारी कहते किसे हैं। तो पहले तो हम लोग ये समझ ले कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो बेरोजगारी को जनरली डिफाइन करते हुए अर्थशास्त्र में यह कहा जाता है या समाज शास्त्र में यह कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर, यानी मार्केट में जो भी प्रचलित मजदूरी दर है, जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य को प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे बेरोजगार कहते हैं। एक बार फिर से, जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर, यानी वेजेज रेट, एक प्रचलित मजदूरी दर होता है और यही प्रचलित मजदूरी दर पर अगर कोई व्यक्ति काम करने जाता है और उसे काम नहीं मिलता तो निश्चित रूप से हम लोग ये देखते हैं कि वह व्यक्ति बेरोजगार है। अब भारत में हम लोग ये देखते हैं कि बेरोजगारी का अनुमान जो होता है कई आधारों पर किया जाता है। जैसे हम लोग ये देखते हैं सामान्य स्थिति बेरोजगारी होता है, इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी होती है, इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि दैनिक स्थिति बेरोजगारी यानी डेली बेसिस अनएम्प्लॉयमेंट। एनएसएसओ जो होता है वह इन तीनों बेसिस के आधार पर बेरोजगारी की माप करता है। इसमें जो सबसे अच्छी बेरोजगारी की माप हम लोग ये देखते हैं कि वह दैनिक स्थिति बेरोजगारी की माप है। लेकिन यह बेरोजगारी की, यानी कहने का मतलब यह है कि जो अगर कोई व्यक्ति, हम लोग ये देखते हैं कि एक दिन में अगर कुछ घंटा भी काम प्राप्त कर लेता है तो वह व्यक्ति बेरोजगार नहीं माना जाएगा। और साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी में हम लोग ये देखते हैं कि व्यक्ति अगर एक निश्चित सप्ताह में अगर हम लोग ये देखते हैं कि कुछ दिन कार्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो वह व्यक्ति बेरोजगार नहीं माना जाएगा। तो सामान्य तौर पर हम लोग ये देखते हैं कि भारत में बेरोजगारी की माप इन्हीं तीन आधार पर की जाती है। इसमें साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी और दैनिक स्थिति बेरोजगारी काफी महत्वपूर्ण होती है। तो जनरली एक एवरेज बेरोजगारी की माप करने के लिए हम लोग सामान्य स्थिति बेरोजगारी या दैनिक स्थिति बेरोजगारी न लेकर बल्कि साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी पर ज्यादा डिपेंड होते हैं। और एनएसएसओ का जो डेटा है वो साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी जो होता है वही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि बेरोजगारी की माप जो होती है वो प्रचलित मजदूरी दर पर होती है। जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो उसे बेरोजगारी कहते हैं, उसे बेरोजगार कहते हैं। अब बेरोजगारी हम लोग ये देखते हैं कि कई तरीके की हो सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर कोई पूछे कि बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है तो यह संरचनात्मक प्रकृति का है, यानी यहां स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की विशेषता पाई जाती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? तो हम लोग ये देखते हैं कि जब किसी अर्थव्यवस्था के ढांचागत कमजोरियों के कारण, जब किसी अर्थव्यवस्था के ढांचागत कमजोरियों के कारण बेरोजगारी की समस्या विद्यमान होती है तो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी, ये संरचनात्मक कमजोरियों से बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अब अगर गौर किया जाए तो जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि भारत कृषि प्रधान होने के बावजूद हम लोग ये देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। जनरली ये माना जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश तो है, लेकिन हमारे देश की कृषि क्षेत्र क्या है, अत्यंत पिछड़ी है। यहां जीवन निर्वाह कृषि कर्म किया जाता है। लोग यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि व्यवसायिक फसलों के उत्पादन पर बहुत बल नहीं देते। ज्यादातर भारत में जोतों का आकार क्या है, छोटा है। आप जानते हैं सीमांत भूमि की अगर धारण देखा जाए भारत में तो 92% के आसपास है। इसका मतलब है कि बड़े जोतों की हमारे देश में जो संख्या है वो काफी क्या है, कम है। निश्चित तौर पर हम लोग ये देखते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश जरूर है, लेकिन भारत में कृषि क्षेत्र को पिछड़ा भी माना जाता है। और इस पिछड़ापन का नतीजा ये होता है कि हमारे देश में यह पर्याप्त मात्रा में रोजगार अवसर को सृजित नहीं कर पाता। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि कृषि क्षेत्र रोजगार अगर सृजित नहीं कर सका तो हमारे देश की औद्योगिक क्षेत्र पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजित कर दे। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि भारत में 1956 के बाद तेजी से औद्योगिकरण किया गया। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टर ने मिलकर योगदान दिया। भारत हम लोग ये देखते हैं कि
और अगर औद्योगिक विकास की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का वर्ल्ड में एक अच्छा स्थान भी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में औद्योगिक क्षेत्र पर्याप्त मात्रा में लोगों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया। ये दोनों ही कमजोरियों की वजह से, यानी ये ढांचागत कमी है, और इन ढांचागत कमी की वजह से हम लोग ये देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ी। डॉक्टर जगदीश भगवती जो होते हैं वो स्पष्ट कर देते हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र पिछड़ा है, इसलिए वो रोजगार के अवसर को पर्याप्त मात्रा में सृजित नहीं कर सका। यहां तक कि वो ग्रामीण क्षेत्र में मशीनीकरण वगैरह का जबरदस्त विरोध भी करते हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर देखा जाए तो हमारे देश में शुरू से ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में यह देखा जाता है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग किया गया, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग नहीं किया गया। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब यानी ज्यादातर हमने उत्पादनकार उद्योगों में किसके माध्यम से किया? पूंजी की सहायता से। तो निश्चित है कि लेबर रिप्लेस हो ही जाएगा, लेबर को पर्याप्त मात्रा में काम नहीं मिलेगा। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी प्रधान या पूंजी गहन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, और इस गहनता के वजह से हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारे देश में औद्योगिक क्षेत्र पर्याप्त मात्रा में रोजगार अवसर को सृजित नहीं कर सका। हालांकि देश में स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पर भी बल दिया गया। यह स्थानीय कच्चा माल और स्थानीय लेबर को खपाने में बड़ा मदद करती है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि भारत में अगर देखा जाए तो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री बहुत बेहतर स्थिति में कभी पनप नहीं पाए। हालांकि सरकार ने इसके तरफ पूरा ध्यान रखा। इसके लिए 1992 में आप जानते हैं कि नई लघु औद्योगिक नीति भी बनाया था, लेकिन इसके बावजूद हम लोग ये देखते हैं कि बहुत अच्छा प्रतिफल नहीं मिलता है। अब सरकार हम लोग ये देखते हैं कि अपनी रणनीति बदली है और उसने एमएसएमई का नाम दे दिया है। तो एमएसएमई के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि इन उद्योगों को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां पर चूंकि आप जानते हैं कि 91 के बाद जब आर्थिक उदारीकरण भारत में शुरू की गई, तो इस आर्थिक उदारीकरण के पश्चात भारत में हम लोग ये देखते हैं कि ज्यादातर निर्यात आधारित उद्योगों की स्थापना की गई, जिसके वजह से हम लोग ये देखते हैं कि वह भी पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर को सृजित नहीं कर सके। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का स्वरूप अगर कोई पूछे तो आप यही बताइएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हम लोग ये देखते हैं कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की विशेषता पाई जाती है। यह संरचनात्मक बेरोजगारी है। अब देखिए, बेरोजगारी को मोटे तौर पर कई श्रेणी में बांटा जाता है। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बेरोजगारी है जिसे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हिंदी में हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इसके पहले थ्योरेटिकल आधार पर अगर देखा जाए तो एक बेरोजगारी की जो श्रेणी होती है उसे हम कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक बेरोजगारी। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं अनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अनैच्छिक बेरोजगारी। इन दोनों शब्दों का प्रयोग हम लोग ये देखते हैं कि एसी पीगू करता है। एसी पीगू जो होता है वो ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी यानी बेरोजगारों को दो वर्गों में बांटता है। स्पेशली हम लोग ये देखते हैं कि एसी पीगू जो होता है वो विकसित देशों के रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, और उसी के संदर्भ में हम लोग ये देखते हैं कि बेरोजगारों को दो श्रेणी में बांट देता है। एक को कहता है ऐच्छिक बेरोजगारी, दूसरे को कहता है अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी, जब कोई व्यक्ति इच्छा से प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तत्पर या तैयार नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं कि ऐच्छिक बेरोजगारी है। दूसरा होता है अनैच्छिक बेरोजगारी, जब कोई व्यक्ति अनिच्छा से प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने के लिए तत्पर तो है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है तो उसे हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी को एसी पीगू कम करने की बात करता है, जबकि ऐच्छिक बेरोजगारी बेरोजगारी की कोई श्रेणी नहीं है, स्पेशली यह निकम्मों की टोली है। इनको यह लगता है कि जो मजदूरी दर है वो कम है और इस मजदूरी दर पर हम काम नहीं कर पाएंगे,
इनको काम तो मिलता है लेकिन ये काम ही नहीं करना चाहते। तो वो कहता है कि ये इच्छा से बेरोजगार लोग हैं और इस बेरोजगारी को कभी खत्म हम नहीं कर सकते। अनैच्छिक बेरोजगारी, जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने के लिए तत्पर या तैयार है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है तो वह अनैच्छिक बेरोजगारी है। या जब कोई व्यक्ति अनिच्छा से बेरोजगार बना रहता है तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं और इसी बेरोजगारी को वो कम करने की वकालत करता है। और एसी पिगू जो होता है अपने मॉडल में, अपने सिद्धांत में यह सुझाव देता है कि किसी भी देश में अनैच्छिक बेरोजगारी को कम करने का एक रास्ता यह है कि वहां पर मजदूरी की दर को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। अगर मजदूरी की दर में कमी की जाएगी तो निश्चित है कि लोगों को पहले से ज्यादा रोजगार दे दिया जा सकता है और ऐसी कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं कि अनैच्छिक बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी और अर्थव्यवस्था अपने आप पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त कर लेगा। तो ये बात हम लोग ये देखते हैं कि एसीपीबू कहते हैं। अब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हिंदी में प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। यह भारत जैसे विकासशील देशों में पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे अर्थशास्त्री जो होते हैं वह इसे संभाव्य पूंजी के रूप में मानते हैं। जैसे मैरिस डॉब है, इसी तरीके से प्रोफेसर लेविस है, इसी तरीके से अल्फ्रेड मार्शल है। ये सब अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रच्छन्न बेरोजगारी एक संभाव्य पूंजी है, लेकिन प्रच्छन्न बेरोजगारी विकासशील देशों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और भारत जैसे देशों में यह पाई जाती है और यह ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। अब यह है क्या, जरा इसको समझ लीजिए। जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये एक भूमि की टुकड़ी है, मूलतः यह ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। इस भूमि की टुकड़ी पर हमने 10 लेबर लगाया, 10 लेबर लगाकर हम गेहूं को इस भूमि की टुकड़ी पर उत्पादन करते हैं और यहां हम ये मान लेते हैं कि 100 किलो व्हीट का उत्पादन हम करते हैं। अब अगर इसमें से 3 लेबर को हम निकाल लेते हैं तो अब यहां बचते कितने हैं, 7 लेबर। लेकिन जब ये देखा जाता है कि 7 लेबर है तो भी यहां गेहूं का उत्पादन कितना होता है, 100 किलो ही। इसका मतलब यह है कि अगर ये 3 लोग जो निकाल लिए गए, अगर उत्पादन में इनका योगदान पॉजिटिव या धनात्मक होता तो निश्चित है कि इनके निकालने से कुल उत्पादन गेहूं की क्या हो जाती, कम हो जाती। यानी कहने का मतलब यह है कि जो 3 लोग यहां फालतू लगे हुए थे, इनका उत्पादन में योगदान नगण्य के बराबर है, 0 के बराबर है। अगर इनका उत्पादन में योगदान धनात्मक होता तो इनके निकालने से हम लोग ये देखते हैं कि कुल उत्पादन की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये ऊपर से देखने में तो हम लोग ये देखते हैं कि काम में लगे होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से इनका उत्पादन में योगदान नहीं के बराबर होता है या ऋणात्मक होता है। अगर भारत में भूमि के संबंध या ग्रामीण स्ट्रक्चर को देखेंगे, चूंकि ज्यादातर लोगों की पृष्ठभूमि गांव है, अगर गांव में आप देखेंगे तो लोग, एक परिवार के लोग सुबह ही उठेंगे और पूरा परिवार जो होता है वो खेत पर सुबह सुबह चला जाता है। उसके बाद वही खेत पर तमाम लोग अपने अपने क्रियाकलापों को करते हैं। जैसे कोई गुड़ाई कर रहा है, कोई क्यारी बना रहा है, कोई सिंचाई कर रहा है, कोई जानवरों को टहला रहा है। ये लगता है कि सब काम कर रहे हैं, तो इनका उत्पादन में कहीं ना कहीं योगदान है। लेकिन वास्तविक रूप से अगर इनमें से कुछ लोगों को निकाल दिया जाए तो भी उत्पादन की मात्रा कम नहीं होती है। तो ये ऊपर से देखने में काम में तो लगे होते हैं, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि वास्तविक रूप से उत्पादन में इनका योगदान नथिंग के बराबर या शून्य के बराबर होता है। तो ये कहा जाता है कि जब कार्य में लगे हुए श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक होती है तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और भारत जैसे देश में यह माना जाता है कि कुल बेरोजगारी का लगभग 21 से 22% बेरोजगारी जो है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के श्रेणी में, यानी यहां प्रच्छन्न बेरोजगारी की विशेषता पाई जाती है। अब हम लोग ये देखते हैं कि कई अर्थशास्त्री जैसे लेविस वगैरह है, इनका यह मानना है कि अगर इन प्रच्छन्न बेरोजगारों को निकालकर सेमी एग्रीकल्चर एरिया या इंडस्ट्रियल एरिया में अगर डाला जा सके तो निश्चित है कि यहां पर लोगों की बचत करने की क्षमता ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ जाएगी और इनका योगदान अभी तक जो निगेटिव सीमांत उत्पादन निगेटिव है, जब ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएंगे तो निश्चित है कि इनका सीमांत उत्पादन पॉजिटिव हो जाएगा।
निश्चित है कि इससे आय और बचत और पूंजी निर्माण सब प्रमोट होगी और यह देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि कई अर्थशास्त्री परीक्षण बेरोजगारी को एक पोटेंशियल कैपिटल या संभाव्य पूंजी या पॉसिबल कैपिटल के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि बेरोजगारी के बारे में कुछ हमने आप लोगों को बताया। इसके अलावा भी बेरोजगारी है, जैसे हम लोग ये देखते हैं कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इसे हम लोग कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि एक साइक्लिकल बेरोजगारी है, इसे हम लोग चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। तो चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों से संबंध रखती है, जबकि मौसमी बेरोजगारी हम लोग ये देखते हैं कि ये भारत जैसे विकासशील देशों से संबंध रखती है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि ग्रामीण बेरोजगारी शहरी बेरोजगारी के रूप में भी बांटा जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी पाई जाती है वो ग्रामीण बेरोजगारी है, शहरी बेरोजगारी हम लोग ये देखते हैं जो शहरी क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन बेरोजगारी का हम लोग ये देखते हैं कि भारत में मूल रूप अगर देखा जाए तो उसकी मूल पृष्ठभूमि जो है वो गांव ही है। जो शहर में बेरोजगारी दिखाई पड़ती है उनका भी संबंध कहीं ना कहीं तारतम्य जो होता है वो गांव से ही होता है। तो मूलतः हमें बेरोजगारी पर प्रहार करने के लिए जो कार्यक्रम हम बनाते हैं उनका फोकस कहां होना चाहिए? ग्रामीण क्षेत्र में। तो चूंकि बेरोजगारी के अदर श्रेणी है, शिक्षित बेरोजगारी या शिक्षित बेरोजगारी, इसके अलावा भी हम लोग ये देखते हैं कि जेएम कीन्स घर्षणात्मक बेरोजगारी की व्याख्या करते हैं। तो इनको हम आगे के लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे, लेकिन इतना बेरोजगारी के बारे में हमने आपको बताया, क्योंकि इतना इस वीडियो में इतना ही आ पाएगा। तो देखिए आप लोगों को बेरोजगारी यानी सोशल सेक्टर का एक चीज हमने रखा, एक पृष्ठभूमि हमने बताया और पृष्ठभूमि बताने के बाद बेरोजगारी को परिभाषित किया और बेरोजगारी के कुछ प्रकार को हमने आप लोगों के सामने बताया। तो आज के लेक्चर में इतना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्ञान गोदावरी से आप लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेजिंग करें और यहाँ से जो भी आपको लाभ मिल सकता है लाभ उठाएं। और हम लोग जो हैं आपको आपके उद्देश्य को तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं सहायता करेंगे, एक गाइडलाइन करेंगे, एक कोच बन के हम लोग काम करेंगे। तो उसका लाभ आप लोग उठाएं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।